आलोक शर्मा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं कि भाई पुरानी बातें दोहराने का क्या फायदा, वो तो गई बीती बात हो गई, 50 साल हो गए। ये बात सही है, 50 साल हो गए, लेकिन सच थोड़ा ही बदल जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो सच ही रहेगा कि मात्र 2 लोगों ने, सिद्धार्थ शंकर रे ने और इंदिरा गांधी ने मिलकर संसद भंग कर दी, कैबिनेट की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं छोड़ी। मात्र 2 लोगों ने तय कर लिया इमरजेंसी कल इंपोज हो जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी वो भी पूरे देश को पता है, और इमरजेंसी के क्या क्या प्रभाव थे वो भी पूरे देश को पता है। लेकिन आज 11 साल में जो देश बेहाल हुआ है और उसके ऊपर से जो राजनीतिक नौटंकी हो रही है, तो मैं समझता हूं बिल्कुल सही सवाल खड़गे जी ने उठाया है। जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई हों, तिरंगे को जो लोग नहीं मानते थे, जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हों, वो लोग आज बड़े चिंतित हो रहे हैं। क्या उस दिन की, जिस दिन पर इमरजेंसी लगी, उस दिन के मीडिया के अखबारों की फ्रंट पेज की हेडलाइंस और रामलीला मैदान के भाषण को सब लोग भूल गए? क्या जमाखोरी को सब लोग भूल गए? हाँ, उसमें कुछ गलतियां रही प्रशासन के द्वारा या राजनीतिक जो भी रही हो, उसके लिए इंदिरा जी ने स्वयं माफी मांगी। जिस तरह से उन्होंने अपने स्वयं भाषण में कहा कि जो भी गलतियां रही है मैं नैतिक जिम्मेदारी लेती हूँ, और जनता ने फिर स्वीकार किया और 1980 में वापस सरकार में आए। नहीं, लेकिन राजनीति तो भाई आलोक शर्मा, इस देश के इतिहास में पहली बार 352 इंपोज हुआ, संसद भंग हो गई, और जिस तरीके से संसद भंग हुई है देश के इतिहास में पहली बार हुआ। 50 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, वो तो राजनीतिज्ञ हैं, बाकायदा सत्ता में शामिल हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, राजनीति क्यों नहीं करेंगे? देखिए, मुझे लगता है राजनीति करनी चाहिए और बिल्कुल करनी चाहिए। बताना चाहिए कि नोटबंदी में कौन से कैबिनेट का फैसला था। पाकिस्तान के साथ सीज फायर में डीजीएमओ के पीछे छिपके पूरी सरकार खड़ी हो गई, उसमें बताइए कौन कौन से जो लोग जिम्मेदार हैं। बताइए पीएम केयर फंड का पैसा कहां से है? हम दो हमारे दो की सरकार चलाते हैं, एमएलए को खरीदते फरोखते हैं, और गवर्नर की जो हैसियत है, उनके पद की गरिमा को चकनाचूर कर देते हैं। वो लोग भी सवाल पूछते हैं। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, इलेक्शन कमीशन खुली चोरी कर रहा है, सिर्फ पूंजीपतियों की सेवा हो रही है, जांच एजेंसियां मुट्ठी में है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है, काला धन जिसके ऊपर इस सरकार आई थी वो विदेशों में 3 गुना हो गया। हाँ, इतना जरूर है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे तो इनको जरूर चपट पड़ी थी कि काला धन कहां से आया। लाख से ज्यादा लोग, लेकिन लाख से ज्यादा लोग बगैर ट्रायल के जेल में ठूसे नहीं गए। 8 साल से 15 साल के बच्चे तक भी, भाई बगैर ट्रायल के लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में तो नहीं ठूसा गया ना आलोक शर्मा? देखिए, मैं समझता हूं कि ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने नमक से खाने पर अगर कोई खबर दिखा दी तो वो कई कई महीने जेल में सड़ते रहे। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि इमरजेंसी के लिए सपोर्ट आरएसएस ने किया था? क्या ये सच नहीं है कि आरएसएस ने कहा था कि इमरजेंसी अच्छी चीज है? बाला साहब देवरस ने अपने चिट्ठी में 22 अगस्त 1975 में क्या नहीं लिखा था? नहीं, ये भाई जनसंघ, अगर आरएसएस को, माफ कीजिए, आरएसएस को बीजेपी से जोड़कर चलेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे, मुरली मनोहर जोशी जैसे सारे नेता जेल में थे। राजनाथ सिंह की माताजी का देहांत हो गया, उन्हें पैरोल नहीं मिली, जेल में सड़ते रहे। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं पर कोई प्रशासनिक चूक हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज केवल ये बता दीजिए ना कि किस तरह से आज सरकारें चल रही। एक देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, और इस हिंदुस्तान का मीडिया 50 पत्रकार मिलकर एक चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उस समय की सबको चिंता है 50 साल पहले क्या हुआ था। भाई वर्तमान में काले धन से बीजेपी के बड़े बड़े कार्यालय खड़े हो गए, उनकी चिंता नहीं है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो अघोषित आपातकाल से भी बुरा हाल है कि वो पूरा धुलकर व्हाइट वॉश होकर बाहर पूरी तरह से आ जाता है। सब कुछ ताक पे लगाकर पूरी विदेश नीति, अर्थनीति, सामाजिक नीति का भट्टा बैठा दिया। अच्छा, ये आरटीआई कानून हम लेकर आए, उसको खत्म कर दिया। सारे जो पॉइंट जनरेट किए जाते हैं ये इसलिए कि इमरजेंसी के बाद एक और बड़ा चैप्टर खड़ा कर दो, एक और बड़ी लकीर खींच दो। भाई हमने घोषित इमरजेंसी की, इन्होंने आपातकाल अघोषित लगा रखा है, ये जस्टिफाई करने के लिए इमरजेंसी को। देखिए, मैं समझता हूँ कि नहीं, देखिए ये गरिमा जी इस तमाम रोज के विषय हैं। हम तो कह रहे हैं सरेंदर मोदी, हम शर्मिंदा हैं।
सरेंडर मोदी, हम शर्मिंदा हैं, पहलगांव के कातिल अभी भी जिंदा हैं। जो सरकार बेशर्मी के साथ 4 ऐसे स्क्रैच वहां पर लाकर जारी कर देती है जो झूठे हैं, मतलब इससे निकम्मी सरकार हो सकती है क्या? ये देशद्रोह का काम किसने किया, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? हिंदुस्तान के मीडिया में एक डिबेट नहीं हुई, इतनी बड़ी खबर छपी इंडियन एक्सप्रेस में कि 4 आतंकवादियों के नकली स्केच छाप के और उन्होंने पूरी तरह से पूरे देश को बरगला दिया। इससे ज्यादा इमरजेंसी हो सकती है क्या? संविधान से देश और सरकार तो चल रही है, संसद भंग नहीं हुई, 352 इम्पोज नहीं हुआ, नहीं, मुझे बताइए, 150 कैबिनेट को दरकिनार नहीं किया गया, सरकार और संसद संविधान से चल रही है। आलोक शर्मा, कहां संविधान, कहां मंत्री अपने पीएस नहीं रख पाते, कैबिनेट मिनिस्टर। हमारे दो की सरकार चल रही है, मोदी जी आते हैं 8 बजे, उनका विश्व गुरु का अवतरण होता है और वो कहते हैं साहब अब बस आज से ये जो नोट हैं आपके घरों में रखे हैं ये कूड़ा करकट हो गए हैं। ये कैबिनेट का फैसला था। तो 3 कृषि कानून काले जो आए थे उन पर कौन सी संसद में चर्चा हुई थी जिसमें 700 किसान शहीद हो गए हमारे? फिर उनको मोदी जी, क्योंकि वोट लेने थे, चुनाव थे, तो इसलिए वो कानून भी वापस ले लिए, तीनों काले कानून जो थे। 150 सांसदों को आपने सस्पेंड कर दिया क्योंकि आपको ऐसे कानून पास करने थे जिन पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह थे। इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में सरेआम चोरी करता है और उसके बाद क्या कहता है कि अब कोई भी जो सरकार कहती है कि अब कोई भी जो है वीडियो फुटेज और इस तरह की चीजें नहीं दी जाएंगी। ये इमरजेंसी से भी बुरा हाल है। अच्छा, आप वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं हैं। हालत यह है कि आप ये बताने को तैयार नहीं हैं। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में क्या हुआ था, एक वो अनिल मसीह थे बीजेपी के, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप गिल्टी हैं, आप दोषी हैं, और उसके बावजूद वो व्यक्ति अपने पद पर बैठा हुआ है। नहीं, ये देखा है मैंने, अभी दिखाया था 5 दिन पहले, लेकिन देखा तो ये भी है कि 14-15 एंकर्स की, 14-15 पत्रकारों की फेहरिस्त जारी कर देती है कांग्रेस, बॉयकॉट कर देती है। देखिए, दिक्कत यह है कि पत्रकार जब पत्रकारिता का काम नहीं करेंगे और चाटुकारिता करेंगे और भाट और चारणों से भी आगे निकल जाएंगे, तो हमने हाथ जोड़ा, कहा कि भाई आप ये हिंदू मुसलमान फैलाते हैं, इससे हमें बकसिए कम से कम। मतलब ये भी सेंसरशिप ही लगा दी ना आपने पत्रकारों को, किया हमने, मतलब उनके ऊपर बैन नहीं किया। आपके हिसाब से सवाल पूछे? नहीं, ऐसा नहीं। पत्रकार का काम, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का काम 11 साल बाद भी विपक्ष से हो, दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से सवाल होना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना है गेस्ट कोऑर्डिनेटर को यह कहते हुए कि गेस्ट मुसलमान होना चाहिए और दाढ़ी वाला होना चाहिए और टोपी वाला होना चाहिए, तभी हिंदू मुसलमान होगा इस डिबेट में। जब पत्रकारिता इस लेवल पर सड़ने लगे तो स्वाभाविक है कि हमें सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। तो फिर बीजेपी को ये अधिकार ना, एक सेकंड आलोक शर्मा, तो बीजेपी को ये अधिकार क्यों ना हो जिस वक्त एडिटोरियल खाली छोड़ दिए गए, इंडियन एक्सप्रेस ने एडिटोरियल खाली छोड़ दिया, अमर उजाला ने एडिटोरियल खाली छोड़ दिया, सारे अखबार जिस वक्त अखबारों के एडिटोरियल खाली छोड़ रहे थे, तो बीजेपी सवाल क्यों ना पूछे भाई? देखिए, कहिए आप लोकतंत्र का काला अध्याय था इमरजेंसी, दैट वाज अ बिग स्पॉट, बिग ब्लैक स्पॉट। गरिमा जी, मैं 2013, 11-12 से मैं टीवी डिबेट्स में बैठता हूं। हमसे 2G पर क्या, कोलगेट पर क्या, निर्भया पर हमसे तीखे से तीखे सवाल पूछे गए। आज किसी की हिम्मत है कि जो मोदी जी से सवाल पूछ ले? ऐसे ऐसे गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स, ऐसे ऐसे गेस्ट बैठाए जाते हैं जो केवल विपक्ष से सवाल पूछते हैं। 8-10 चेहरे हैं, वही विदेश नीति बताएंगे, वही राजनीतिक विश्लेषक होंगे, वो चेहरे सबको पता है कौन है वो मोदी नामा पढ़ने वाले लोग। तो मेरे प्रोग्राम को या तो पूरी तरह से मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं, मेरे प्रोग्राम को बधाई देता हूं। आप तीखे से तीखे सवाल पूछती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए, किसने हल्ला बोल किया, किसने दंगल किया कि 4 स्केच झूठे दिखाकर आपने पहलगांव के जो है आतंकवादियों को बचाने का काम किया? तो सबसे बड़ा सवाल तो पूछा जाता है, बुलंद नहीं होगा? आप क्या सारे एक ही ब्रश से सारे लोगों को पेंट कर देंगे? आलोक शर्मा, बिल्कुल मानता हूं गरिमा जी, आप जैसे कुछ एंकर्स हैं, इसलिए हम भी हिम्मत के साथ टीवी पर कोई बात बोलते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, मोदी जी, 4 आतंकवादी कहीं किसी बीजेपी के लीडर के घर से तो नहीं निकलेंगे? मैं पूछना चाहता हूं एक भारतीय नागरिक के नाते, कारण क्या है कि लोग हमसे पूछते हैं सुबह पार्क में, मोदी जी जवाब दीजिए वो 4 आतंकवादी कहां चले गए?
काला अध्याय, काला ये, अरे काला धन भी तो आना था भाई, वो काला धन कहाँ चला गया? इस पर तो इनसे ना बैठे आलोक जी, 3 गुना काला धन बढ़ गया। किसी ने हल्ला बोल किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। एक सेकेंड, ये अनियन पीलिंग करने के बजाय बाकायदा दम ठोक कर कह दीजिए, इट वॉज अ ब्लैक स्पॉट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, इट वॉज रॉन्ग, इट वॉज अनजस्टिफाइड। देखिए, मैं इसमें 2 व्यू हैं। जिस तरह के हालात पैदा किए गए, जिस तरह से रामलीला मैदान से कहा गया कि पुलिस की बात मत मानिए, और जिस तरह से कहा गया कि सेना जो है वो सरकार से विद्रोह कर दे, और मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान जो रहे, बीजेपी के प्रधानमंत्री, बाद में उनको निशाने पाकिस्तान मिला। उन्होंने कहा कि हम संसद को भी घेरेंगे और इंदिरा गांधी जी के घर को भी घेरेंगे और उनको ना निकलने देंगे ना किसी से मिलने देंगे। मैं इस पे 2 व्यू रखता हूं। एक मेरा पर्सनल व्यू है, उस तरह के हालात जो हुए, इंदिरा गांधी जी ने सही कदम लिया बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की कुछ चीजें गलत हुई उसमें, उसके लिए कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते भी, और वैसे भी मेरे बड़े लीडर्स ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, सबने कहा कि जो चीजें कुछ गलत हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, खेद व्यक्त करते हैं। और ये कह दिया गया कि पत्रकार वही छापेंगे, अखबार में वही छपेगा जो सरकार चाहेगी, इस तरह की चीजें। अब आलोक शर्मा, ये एक बड़ी बात आलोक शर्मा ने आज सबसे बड़ा सवाल में कह दी, इमरजेंसी वाज अ राइट डिसीजन। आगे उन्होंने कहा जो बालिकें कुछ और चीजें हुई वो नाजायज, जिस तरह के हालात थे। नहीं, मैंने कहा कि जिस तरह के हालात थे, अरे भाई, रॉ संविधान में प्रावधान था, रॉ आपकी थी, RNAW आपका था, आपके पास इंटेलिजेंस सोर्सेस थे, आपके पास सेना थी, आपके पास सत्ता थी, उसको डिप्लोमेटिकली आप हैंडल करते हैं। इसमें से कोई भी 352 थोड़ी इम्पोज कर देंगे भाई। अब नरेंद्र मोदी 352 इम्पोज कर दें। गरिमा जी बहुत अच्छी बात कही। 71 की लड़ाई लड़ी, देश की अर्थव्यवस्था खराब थी, रुपए की कीमत लगातार गिर रही थी, पेट्रोलियम के प्राइसेस 3 से 4 गुना बढ़ गए थे, और ये लोग यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। तो संसद भंग कर दी। जब हारती है, तब वो दूसरा चेहरा लेकर आ जाती है। ठीक है आलोक, कभी जेपी को ले आती है, कभी वो अन्ना हजारे जो RSS का पिट्ठू था उसको ले आते हैं, और सरकार को डिस्टेबलाइज करते हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि जो चीज हुई जनता का उसके लिए हमने